कहानी की शुरुआत में हम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर का दृश्य देखते हैं। वहीं स्कूल में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनी है और उसका छोटा भाई जॉन जो उसी स्कूल में पढ़ता है। उसके पिता उसी शहर के एक दफ्तर में काम करते हैं। वो शहर के ही एक अपार्टमेंट में रहते थे। जेनी की माँ काफी वक्त पहले ही गुजर चुकी है। अगले दृश्य में हम देखते हैं उसके पिता उन्हें शहर से दूर एक बंजर रेगिस्तान में ले आए हैं और वो दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में ही थे। काफी वक्त हो गया था उन्हें एक साथ बाहर आए, इसलिए आज उन्हें पिकनिक पर ले आए थे। पर जेनी को आज अपने पिता का बर्ताव थोड़ा अलग लग रहा है। वो कभी गाड़ी को चालू करते तो कभी थोड़ी दूर पर लाकर बंद कर देते। जॉन गाड़ी से निकलकर बाहर भागने लगता है। उसके पिता कहते हैं, हम अपना कैंप इसी जगह लगाएंगे। वो अपने साथ खाने का सामान ले आए थे। जेनी उसे निकालकर गाड़ी से बाहर रखती है, पर उसके पिता अब भी गाड़ी में बैठे हैं। वो अपने साथ एक रेडियो भी ले आई थी। उसका पिता गाड़ी में बैठा अपने बेटे को दूरबीन से देख रहा था। तभी जेनी देखती है उसका पिता एक बंदूक से उसके भाई पर निशाना लगा रहा है और वो उसे शूट करने लगता है, पर वहां काफी पत्थर इकट्ठा थे। वो अपने भाई को लेकर उसके पीछे छिप जाती है। तभी जॉन को लगता है वो सब कोई खेल खेल रहे हैं। जेनी भी उसे कुछ नहीं बताती, पर जेनी को पता चल चुका था उसका पिता उन दोनों की हत्या करना चाहता है। वो अपने भाई को लेकर वहां से छिपकर भागने लगती है। वो देखती है उसका पिता गाड़ी से एक पेट्रोल का गैलन निकालता है और उसे गाड़ी पर छिड़क कर आग लगा देता है और खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि जेनी का पिता काफी दिनों से डिप्रेस था। जेनी ये देख काफी डर जाती है और अपने पिकनिक स्पॉट के कुछ खाने का सामान लेकर अपने भाई के साथ निकल जाती है। जॉन के पूछने पर वो कुछ नहीं बताती और वो उस बंजर रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। उनके पास थोड़े कैन फूड थे, वो उन्हें खाकर गुजारा कर लेते हैं और वहीं रुककर सो जाते हैं और सुबह उठकर मदद की तलाश करेंगे। सुबह उठकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो काफी ऊंचाई की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां से देखने के बाद सामने बस दूर दूर तक बंजर रेगिस्तान ही नजर आ रहा था। वो एक जगह रुक जाते हैं। उनके पास एक आखिरी कैन फूड बचा था, वो उसे भी खा जाते हैं। अब उनके पास खाने को कुछ नहीं था। अब वो रेगिस्तान में भटक चुके थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा था कि वहां से बिना नक्शे के निकलना लगभग नामुमकिन था। रात आई बीत गई। आज उन्हें यहाँ तीसरा दिन था। प्यास की वजह से अब उनका शरीर डिहाइड्रेट होने लगा था। जॉन थक कर वहीं लेट जाता है। अब वो चलने की हालत में नहीं था। जेनी उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगती है, पर जेनी भी काफी थक गई थी। जेनी उससे कहती है कि वो उठे और उसके साथ आगे बढ़े, पर पानी न मिलने की वजह से अब जॉन की आंखें भी बंद होने लगी थी। चलते वक्त दूर जेनी को एक पेड़ दिखाई देता है। वो सोचती है वहां रुककर थोड़ी देर आराम कर लें, फिर वो आगे बढ़ेंगे। तपती धूप से उनका चेहरा भी पूरी तरह से झुलस गया था, पर जब वो उस पेड़ के पास पहुंचती है तो उस पेड़ पर कुछ फल लटके हुए थे और वहीं उस पेड़ के नीचे काफी पानी जमा था। उन्हें ये देख थोड़ी खुशी होती है। उसे लगता है ये फल जहरीला भी हो सकता है, पर उस पेड़ पर बैठे कुछ पंछी भी उस फल को खा रहे थे। वो दोनों वहीं रुककर अपना पूरा दिन बिताते हैं और रात वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह उठकर जेनी देखती है वहां का सारा पानी सूख चुका है। ये देख वो काफी दुखी हो जाती है। अब पेड़ पर जो थोड़े फल थे वो भी खत्म हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इतना सारा पानी एक रात में कैसे सूख गया। जॉन कहता है आज वो किस दिशा में सफर करेंगे, पर वो और सफर नहीं करना चाहता। वो इतनी धूप में काफी थक जाता है। जेनी कहती है वो यहीं रुकेंगे और मदद का इंतजार करेंगे। दोपहर वो वहीं आराम कर रहे थे। तभी दूर उन्हें ऊंचाई पर एक शख्स उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो एक अबोरिजिन लड़का था। वो उस रेगिस्तान में अकेले शिकार कर रहा था। वो उनकी तरफ आता है और अपनी भाषा में उनसे कुछ पूछता है और जेनी को उसकी भाषा समझ नहीं आती और ना ही उस लड़के को इंग्लिश आती है। थोड़ी देर बोलने के बाद वो वहां से जाने लगता है। जेनी उसे रोकती है, पर उसे अपनी बात कैसे समझाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए, पर उसे समझ नहीं आता। जॉन उसे इशारों में समझाता है कि उन्हें पानी चाहिए। वो समझ जाता है। वो उस पेड़ के पास जाता है और उस गीली मिट्टी में एक लकड़ी की पाइप डालता है और मुंह से खींच के पानी को ऊपर ले आता है। वो पानी सूखा नहीं था, बस भीतर बैठ गया था। वो दोनों उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर वहां से वो दोनों उस लड़के के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। उसके साथ जाने के सिवाय उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चलते वक्त उन्हें काफी सारी जंगली ऊंट दिखाई देते हैं। वो लड़का कंगारू का शिकार करता है और फिर उसके मीट को पकाता है। वहां जॉन के पास एक खिलौना था। वो एक ब्रिटिश सोल्जर था। वो अबॉरिजिन लड़का उस खिलौने को फेंक देता है क्योंकि उसे ब्रिटिशर से नफरत है। वो उन सोल्जर्स को नहीं भूल सकता जिसने उसकी सभ्यता को खत्म कर दिया। वो लड़का मीट पकाते वक्त काफी बातें कह रहा था। शायद वो अपनी पुरानी सभ्यता के बारे में बता रहा था।
पर जेनी को कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो वहां एक साथ काफी खेलते हैं। गर्मी से जॉन के पीठ पर छाले पड़ गए थे। सुबह वो एक जानवर को मार के उसके खून को गर्म करता है और जॉन की पीठ पर लगा देता है। ऐसा करने से उसके छाले ठीक हो जाएंगे। वो उसके साथ आगे सफर पर निकल जाते हैं। वो लड़का उन्हें एक लकड़ी की छतरी बनाकर देता है ताकि वो धूप से बचे रहेंगे। जॉन उस लड़के से इशारों में बात करने लगा था और वो लड़का भी जॉन की बातों को थोड़ा समझता था। वो लड़का आगे पत्थरों पर काफी आकृतियां बनाता है। वो उन्हें अपनी सभ्यता के बारे में समझा रहा था। जेनी को लगता है शायद वो पहला इंसान है जिसने हम जैसे गोरे लोग को देखा है। शायद आज तक वो अपने एरिया से कभी बाहर नहीं गया था। ये सारी आकृतियां उसके कल्चर को दिखाती थी। उसके बाद जेनी जाकर पास के तालाब में तैरने लगती है और वो लड़का शिकार पर चले जाता है। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें एक वेदर बलून मिलता है। वही थोड़ी दूर में एक रिसर्च टीम काम कर रही थी, पर उनका उन्हें कुछ पता नहीं था। वहां से वो लड़का उन्हें एक फार्म पर लेकर आ जाता है। जेनी भागते हुए भीतर जाती है, शायद इसे यहाँ कोई मदद मिल जाए, पर वो फार्म पूरी तरह से खाली था। ये देख वो काफी निराश हो जाती है। यहाँ वो जेनी से काफी बातें कहता है और जेनी को कुछ समझ नहीं आता। वो शायद जेनी को पसंद करने लगा था। वो लड़का जॉन को लेकर शिकार करने चला जाता है। वहां उसे एक भैंसा दिखाई देता है। वो उससे लड़ने लगता है और जमीन पर पटक देता है। तभी वहां कुछ गोरे ऑस्ट्रेलियंस ट्रक लेकर आ जाते हैं। उन्होंने एक भैंसे को अपने ट्रक के पीछे रखा हुआ था। वहां वो कई भैंसों को अपनी राइफल से शूट कर देते हैं। वहां वो लड़का ये सब खड़ा होकर देख रहा था। उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि ये शिकार का सही तरीका नहीं था। वो दुखी मन से फार्म वापस लौट जाता है। जेनी उसे आवाज देती है पर वो नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद वो बाहर चला जाता है। बाहर कई भैंसों की हड्डियां पड़ी हुई थी। वो उसी के बीच जाकर सो जाता है और उन हड्डियों की राख से खुद के पूरे शरीर को रंग देता है। वो जब फार्म आता है तो जेनी को देख उसके सामने कोर्टशिप डांस करने लगता है। शायद वो जेनी को बताना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है, पर जेनी उसे इस तरह से देख डर जाती है और छिप जाती है। वो पूरा दिन और रात भर बाहर नाचता रहता है जब तक कि वो थक नहीं जाता। रात जेनी जॉन से कहती हैं कि सुबह होते ही दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। जॉन सुबह जेनी को उठाता है। वो पूछता है कि वो लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जेनी को लगता है शायद वो अपने घर वापस लौट गया। दोनों सुबह अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहन तैयार होते हैं। वो जब वहां से जाने लगते हैं तो घर की दूसरी तरफ उस लड़की के पेड़ से लटकी लाश को देखते हैं। उसने सुसाइड कर लिया था। ये देख जेनी को काफी दुख होता है। वो उसके शरीर से चींटियों को साफ करती है। वो दोनों वहां से निकलकर सड़क पर आ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। आगे उन्हें रेगिस्तान में एक माइनिंग टाउन नजर आता है। वहां एक शख्स था और वहां जेनी को मदद मिल जाती है। वहां से हम कुछ साल के बाद का समय देखते हैं। हम जेनी को उसी अपार्टमेंट में देखते हैं जिसमें वो रहती है। अब वो बड़ी हो गई है और उसने शादी कर ली है, पर जेनी अब भी उस अबॉरिजिन लड़के को नहीं भूल पाई है। वो उसके साथ बिताए उन दिनों को याद कर भावुक हो जाती है और फिल्म इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब बात आती है कि वो अबॉरिजिन लड़का अकेले उस रेगिस्तान में क्या कर रहा था। वो अपने घर क्यों नहीं गया? ऑस्ट्रेलिया में अबॉरिजिन सभ्यता के अनुसार जब लड़का 16 साल का हो जाता है तो उसे उस रेगिस्तान में अकेले भेज दिया जाता है और उसे कई महीनों तक वहीं रहना पड़ता है, वहीं सोना पड़ता है, फ्रूट्स खाकर और मांस खाकर जिंदा रहना पड़ता है। इसी दौरान वो शिकार करना सीखता है और अकेले जिंदा रहने का तरीका सीखता है। और जब कई महीनों की कड़ी परिश्रम के बाद वो सभी चीजों में माहिर हो जाता है, तब उस जैसे अबॉरिजिन लड़के को वॉकअबाउट कहा जाता है। ये कहानी भी ऐसे ही एक वॉकअबाउट के बारे में थी। दूसरा सवाल ये उठता है कि उस लड़के ने सुसाइड क्यों किया। उसे लगता है जेनी ने उसे अपनाने से मना कर दिया और वो एक अच्छा अबॉरिजिन बनने में नाकामयाब रहा। वो एक सफल इंसान नहीं है, इसलिए उसे मर जाना चाहिए। और जब उसने गोरे इंसानों द्वारा उन भैंसों का शिकार होते हुए देखा, तभी भी उसे खुद की काबिलियत पर संदेह होने लगता है कि उसे एक शिकार करने में घंटों का समय लग जाता है। कई योजनाएं बनानी पड़ती हैं, पर उन दोनों ने बिना किसी मेहनत के एक झटके में इतने भैंसों को मार दिया। उस मंजर को देख वो जीने की इच्छा छोड़ देता है। शायद वो एक असफल अबोरिजिन है और वो एक सफल वॉकअबाउट बनने की परीक्षा में फेल हो गया और अब वो अपने घर वापस नहीं लौट सकता। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।